शंखनाद शंखनाद है डेवलपमेंट का और जनता की उम्मीदों का। उन उम्मीदों पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरते हैं ये तो वोट देकर बताते हैं, लेकिन उसके बाद सरकारें किस तरीके से काम करती है इसी पर आज चर्चा होगी। इसलिए बेहद खास मेहमान आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर, शंखनाद के मंच पर हैं राकेश सिंह जी। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए राकेश सिंह जी का। 4 बार जबलपुर से सांसद रहे हैं और एक अजेय जीत उनको मिली है 2019 में 4.5 लाख की लीड। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी बातें भी करेंगे। मैं तालियों से स्वागत करिए, मैं सादर सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी राकेश सिंह जी को मंच पर। राकेश सिंह जी, और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे राकेश सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। तो ये मंच है शंखनाद का, जहां होगी विकास की बात और विकास का शंखनाद कैसा हो, क्योंकि पहली बार विधायकी और मंत्री पद, उसके बाद क्या सोचा है न सिर्फ जबलपुर और बल्कि पूरे समूचे मध्य प्रदेश के लिए राकेश सिंह जी ने, उनसे जानेंगे। लेकिन ये मौका शंखनाद का है, विकास के सूत्रधार जिस तरीके से समाज के अलग अलग लोग रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ लोगों को प्रोत्साहन स्वरूप हम राकेश सिंह जी से आग्रह करेंगे कि मिस्टर मनोज जैन और स्पर्श जैन जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। मिस्टर मनोज जैन एंड स्पर्श जैन सीएमडी है एमके इंजीनियरिंग ग्रुप के। राकेश सिंह जी प्रोत्साहन के तौर पर हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि लगातार एमके इंजीनियर्स ग्रुप काम कर रहा है, नवाचार देखने को मिल रहा है। कैसे रोजगार पैदा हो, शिक्षा से जोड़ा जाए, तकनीकी शिक्षा और आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए एमके इंजीनियरिंग ग्रुप काम कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगी राजा भैया को, जो समाज सेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, ग्वालियर से आते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वो सम्मानित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन के लिए हम आग्रह करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह जी से। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी कमलेश सेन जी को। मिस्टर कमलेश सेन मेंबर हैं रेल सलाहकार समिति के, पश्चिम मध्य रेल मंडल भोपाल के। मैं आग्रह करूंगी कि वे भी मंच पर आए, मिस्टर कमलेश सेन, और उन्हें भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मंच पर जब बात हुई तो रेल यात्रियों की सुविधाओं की, उनसे जुड़े मुद्दों की बातचीत हुई, तो किस तरीके से सरकारें सहयोग करती है और जो रास्ता प्रशस्त होता है उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और अब चर्चा के लिए मैं अपने 2 सहयोगियों को बुलाना चाहूंगी। प्रमोद शर्मा को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, साथ ही अजय दुबे हमारे सहयोगी मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह से चर्चा करेंगे। ये चर्चा काफी खास होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच हम शंखनाद करने जा रहे हैं उन मुद्दों के साथ जो जनता से जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू प्रमोद एंड अजय। चमचमाती सड़कें विकास की धमनियां कही जाती हैं, और इन्हीं विकास की धमनियों का जिम्मा है मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह साहब का। मैं इन्हें आंदोलन मैन भी कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंदोलन यदि किसी ने किए अपने पॉलिटिकल करियर में तो राकेश सिंह साहब हैं। सर, आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, दिल्ली में खूब दिल लगाया, आंदोलन भी बहुत सारे किए, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास की बात करूंगा। शुरुआत करूंगा मैं सड़कों से। सड़कों को लेकर क्या प्लान है आपका, और मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए क्या रोड मैप है आपका? देखिए, आपने सही कहा, सड़कें विकास की धमनियां हैं। बगैर सड़कों के विकास के किसी भी प्रदेश या देश के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सड़कें ही जो समृद्धि को लोगों के घर तक पहुंचाती हैं। मध्य प्रदेश में वैसे तो पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय पर सड़कों को लेकर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, सभी तरफ विकास दिखाई देता है, लेकिन विकास एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। और उसमें समय समय पर हम क्या नवाचार कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, आधुनिक तकनीक का किस तरह से बेहतर उपयोग करते हुए विकास को गति दे सकते हैं, वो करना चाहिए। तो वो अभी लगातार मुझे लगता है कि क्रम जारी है। कुछ नवाचार होंगे, कुछ बेहतर चीज़ें होंगी करने के लिए। लगभग 72,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से लगभग 10,000 किलोमीटर तो नेशनल हाईवे हैं, 30,000 किलोमीटर के आसपास ग्रामीण की सड़कें हैं, लगभग 21,000 किलोमीटर जिन्हें हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं वो हैं, बाकी के स्टेट हाईवे और अन्य सड़कें हैं।
अभी बहुत सारे विकास के काम हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तीव्र गति से शुरू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार माननीय नितिन गडकरी जी का विशेष योगदान मध्य प्रदेश को हमेशा से रहता है और उसके कारण से हम कह सकते हैं कि आने वाले अभी कुछ ही समय में लगभग 40,000 करोड़ के काम नेशनल हाईवे के अलग अलग प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश में या तो शुरू हो चुके हैं या शुरू होने जा रहे हैं। उसके बाद 18 और भी प्रोजेक्ट हैं जो हम लेने जा रहे हैं। आपका दिल्ली का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 20 साल चूंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ, पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहा हूँ, तो उस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि विकास के कार्यों को लेकर मुझे भरपूर सहयोग मिलता आया है। सर, चुनावी साल चल रहा है, चुनाव का मौसम है। पहले आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश में संगठन का काम आपने देखा है। पहले आप जब रहे तो 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीत, अब 29 का लक्ष्य कैसे देख रहे हैं, पहले और अब कितना अंतर? देखिए, अब हम ये मानते हैं कि अब बहुत परिवर्तन है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश में जो कभी सोचा नहीं था वो होते हुए हमने देखा है। 550 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई है। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। कश्मीर, जिसके बारे में हम लगातार कहा करते थे, वो कश्मीर आज वास्तव में हमारा है। आज देश को लगता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। अनेकों ऐसे काम जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। आज भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला देश नहीं है, बल्कि वैक्सीन और उसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर सामरिक शक्ति भी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने वाला देश है। आज हम हाथ जोड़कर ये कहने वाले नहीं हैं कि कृपया हम पर हमला मत करिए, आवश्यकता पड़े तो हम घर में घुसकर मारने वाले देश हैं। कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र करती है कि जब जब विकास की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है और मंदिर की बात करने लगती है, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है, ये कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है आप लोगों पर। कांग्रेस क्या करती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता क्या सोचती है ये महत्वपूर्ण है। और देश की जनता ये सोचती है कि आज़ाद भारत के पिछले 75 वर्षों के कार्यकाल में अगर विकास देखने को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय पर मिला है। और माननीय मोदी जी के आने के बाद तो देश में विकास को जैसे पंख लगे हैं। आप चारों तरफ बनी हुई सड़कें आज कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। ये हाईवेज, ये फ्लाईओवर्स, ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स, जिन रेलवे स्टेशंस को कांग्रेस के नेता कभी शौचालय कहा करते थे, आज एयरपोर्ट की तरह चमचमाते और साफ सुथरे दिखाई देते हैं। जबलपुर में अगर हमने 400 करोड़ रुपए से 423 करोड़ रुपए से एयरपोर्ट बनाया है, तो 460 करोड़ रुपए से हम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। आज हम जबलपुर में, केवल जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर आज हमने आवागमन का नया रास्ता खोजा है, वो है रोपवे, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होगा। क्या ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? रेलवे की गति कांग्रेस को दिखाई नहीं देती? जिन जगहों के बारे में, रेलों के पहुंचने के बारे में नहीं सोचा जा सकता था, आज वहां हवाई जहाज उतर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? देश की अर्थव्यवस्था जिसको आज पंख लग चुके हैं, क्या ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? सर, तो विकास कहते किसे हैं? ये कांग्रेस की भाषा में कांग्रेस से समझना अलग बात है, लेकिन देश की जनता जो मानती है वो यही है। सर, पंख तो आजकल कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी लग गए। बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये तो तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स है। 20 से जो भगदड़ शुरुआत हुई थी, उस सियासी 2020 जो मैच है भगदड़ वाला, वो अब तक खत्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने भीतर झांकने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेता अपने भीतर अगर झांक भी रहे हैं तो उस कमी को वो दूर नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी कमी उनको दिखाई दे रही है वो है उनके नेतृत्व का दिशाहीन होना, और ये सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस का नेतृत्व अपना विश्वास खो चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही जनता तो बड़ी बात है, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आज कांग्रेस के नेता पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, जिसने 75 सालों में 58-60 साल तक देश पर शासन किया है, केंद्र से लेकर राज्यों तक केवल और केवल उनकी ही सरकारें हुआ करती थीं, आज उसके पास नेतृत्व नहीं है। और जो नेतृत्व है
वो सोच विहीन और दिशा विहीन है, और ये उसी का परिणाम है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की लड़ाई की आपने शुरुआत की कि 29 जीतेंगे। नतीजों से पहले दो पे तो फैसले ही जैसे नजर आ रहे हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा वातावरण इसके पहले कभी नहीं देखा। पूरा देश मोदीमय है। आज हर कोई ये कहने के लिए लालायित है कि मैं मोदी परिवार का हिस्सा हूं, मैं मोदी परिवार हूं, मैं मोदी का परिवार हूं। देश में ऐसा वातावरण नहीं दिखता है। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाते हैं, रोड शोज होते हैं, लोगों में क्या जुनून दिखता है। मातृशक्ति हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, किस तरह का जुनून है। और ये अकारण नहीं है, ये किए गए कार्यों के आधार पर है। पिछले 9 वर्षों में, 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास किया है, ये उसके आधार पर है। 24 के रथ को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के तमाम गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के तहत तमाम जो नेता हैं वो एक साथ आ गए हैं, और ऐसे में लगता नहीं जैसे दक्षिण के राज्य जो हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है या मजबूत है। जो जहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, क्या वहाँ मजबूत हो पाई है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये बात सच है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन आज परिवर्तन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी कार्यक्रम दक्षिण में भी हो रहे हैं, जिस तरह से लोग उन कार्यक्रमों में आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को देखना और सुनना चाहते हैं, उससे लग रहा है कि पूरे देश की तरह दक्षिण में भी मोदी जी को लेकर अत्यंत सकारात्मकता है, और उसका परिणाम चुनाव में निश्चित रूप से दिखाई देने वाला है। आपका राजनीतिक जो अनुभव है वो बहुत लंबा है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। तमाम लाख कोशिशों के बावजूद वोटर घर से नहीं निकल रहा है। पहले चरण, दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज गिरा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो बीजेपी के लिए हानिकारक है। देखिए, कांग्रेस की कठिनाई ये है कि वो खुश होने के मौके ढूंढते हैं, और जो थोड़े बहुत भी ऐसे मौके मिल जाते हैं वो सारे मिलकर खुश हो लेते हैं। वो एक अलग बात है कि बाद में उनको ध्यान में आता है कि अवसर खुश होने का नहीं बल्कि उनके लिए रोने का था। गलत समय पर गलत निर्णय, ये कांग्रेस की आदत है। वास्तव में वोटिंग का परसेंटेज अधिक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं सोचती कि ये कांग्रेस का वोट है या भारतीय जनता पार्टी का वोट है या किसी अन्य दल का वोट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी से यह आह्वान करते हैं कि आप आइए और अपने मताधिकार का उपयोग करिए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पर जो देश का विश्वास समाप्त हुआ है, मतदान के कम होने की एक बड़ी वजह वो भी है। आज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस का वोट निकल नहीं रहा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है, अन्य किसी का वोट नहीं है। वो कितना भी प्रतिशत क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस का वोट बाहर नहीं आ रहा। कांग्रेस कह रही है कि हमारा वोटर तो वोट करने जा रहा है, वो लोग नहीं जा रहे जो समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो घरों में बैठ गए। चलिए 4 जून आने दीजिए। 4 जून तक शायद वो जितना खुश होना होंगे, अंततः उनको ईवीएम को दोष देना ही है। तो 4 जून से वो क्रम शुरू होगा। सर, आप इंदौर में एक राजनीतिक विस्फोट हो गया है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अक्षय बम नाम है उनका, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती बम बन गए। ऐसे कुछ और भी नाम है क्या? देखिए, कांग्रेस इस समय जिसका नेतृत्व ही आत्मघाती हो, उस कांग्रेस में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां उसके मानने वाले, उसके कार्यकर्ता या उसके पदाधिकारी वो ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे? और ये क्रम केवल इंदौर में क्यों, ये तो पूरे देश में है। लोग अवसर तलाश रहे हैं, उन्हें मौका चाहिए कांग्रेस से नाराज होने का। वो कोई भी ऐसा मौका जो उनको मिलता है उस समय पर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, कांग्रेस से नाराज होने की बात सार्वजनिक रूप से करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले। ये तो आज की बात। क्या मध्य प्रदेश में, क्या जबलपुर, क्या ग्वालियर, क्या सागर, क्या उज्जैन, क्या इंदौर, सब तरफ, और देश में भी कहाँ नहीं है भगदड़ कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस इसके बावजूद भी आंख बंद किए हुए किसी चमत्कार की आशा में बैठी। कांग्रेस कह रही है कि हमारे नेता डरे सहमे हैं और भारतीय जनता पार्टी इतना दबाव बना रही है कि वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए जाके गंगा में समा जा रहा है। बीजेपी गंगा है, नहाने के बाद पवित्र हो जा रहे हैं वो। देखिए, ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी के देश में आने के बाद
जो परिवर्तन हुआ है, जनता ने इस धारा को वही पवित्रता दी है और यही कारण है कि लगातार चुनावों में सफलता मिल रही है। आज जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस के जमाने में कोई कार्रवाई होती ही नहीं थी तो किसी को दर्द और तकलीफ नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भेद नहीं कर रही। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस अपने ही उन नेताओं पर दबाव बनाती है या उन पर आरोप लगाती है कि ये भ्रष्टाचारी हैं और ये डर के कारण भाजपा में जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को निर्णय करना है कि उसके लोग सदाचारी हैं या भ्रष्टाचारी। जिनके विचार सालों से कांग्रेसी रहे हैं, लंबे समय तक पुश्तें बीत गई, उनकी दूसरी पीढ़ी है कांग्रेस में, उनके बच्चे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जब आ रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है आपको कि जब आगे चल के वो आपके लिए मुसीबत बनेंगे? अंदर कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हक मारा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। एक विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है और हम तो चाहते हैं कि पूरा देश उस विचारधारा को आत्मसात करे। हम तो बार बार कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो काम करता है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है, जो आने वाले हैं वो काम करेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। हमारे भीतर ना तो कोई आने वालों को लेकर ना कोई प्रतिस्पर्धा है, ना कोई डर है। ये सारा सब कुछ कांग्रेस के भीतर है। कांग्रेस के भीतर बची कुची कांग्रेस में भी जो प्रतिस्पर्धा है कांग्रेस को लूटने की, कांग्रेस पर वर्चस्व जमाने की, उसमें उनका नेतृत्व भी शामिल है और क्षेत्रीय जो उनके नेता हैं वो भी उसमें शामिल है, जिसका दुष्परिणाम आज दिखाई दे रहा है। राम मंदिर आमंत्रण अस्वीकार कांग्रेस पार्टी ने किया, सनातन को खत्म करने की बात की गई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या मौका ही देख रही थी ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो विधिवत विनम्रता पूर्वक सबको आमंत्रित किया, सरकार ने आमंत्रित किया और बाकायदा ट्रस्ट के अधिकारियों ने, ट्रस्टियों ने आमंत्रित किया, साधु संतों ने आमंत्रित किया, सभी को सम्मान बुलाया। लेकिन वो कहते हैं कि जब समय बुरा होता है तो मती मारी जाती है। तो कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने बाकायदा घोषित रूप से उस निमंत्रण को ठुकराया, जिसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। आप महाकौशल से आते हैं और महाकौशल पर फोकस इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि सारे जितने भी आपके स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव वहां प्रवास पर रहे। तो इस बार 29 की जो 29वीं सीट है उस पर विजय मिलेगा? देखिए, आपने इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। आज कांग्रेस छिंदवाड़ा में भी आज ऐसा लगता है कि वो भी सारी की सारी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार है, बेचैन है। ये पहली बार है कि कमलनाथ जी को ये कहना पड़ रहा है, वो किसी नेता का नाम नहीं लेते, वो कांग्रेस के विचारों की बात नहीं करते, वो विचारधारा की बात नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए अंतिम अवसर है, मुझे मौका दे दो, मेरे बेटे को चुनाव जिता दो। लेकिन वहीं कांग्रेस के उनके साथ के बरसों से जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं कि कमलनाथ जी को तो हम झेल सकते थे लेकिन इनको हम नहीं झेल सकते, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। और जहां वातावरण ऐसा हो वहां क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहां कांग्रेस को विजय मिलने वाली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 29वीं सीट यानी छिंदवाड़ा भी भारी मतों के साथ जीतने वाली है। परिवर्तन ही संसार का नियम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन की कितनी बड़ी दरकार आप मानते हैं? देखिए, ये सकारात्मक परिवर्तन का भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत करती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ऐसे सकारात्मक परिवर्तन जब जब भी हुए हैं, दुनिया समाज उसको स्वीकारते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। यही सकारात्मक परिवर्तन का दौर है जो 10 वर्ष पहले शुरू हुआ है और अभी ये रुकने वाला नहीं है। ये सकारात्मक परिवर्तन आगे बढ़ने वाला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, एक ऐसी सरकार जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और 2047 में आज तक के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 सालों की योजना बनाई है क्या कि 2047 में भारत दुनिया का 1 नंबर का देश होगा? जहां आज अमेरिका है वहां भारत होगा। ये कल्पना
और ये योजना केवल नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं। सर जैसा मेरा गोलमोल सवाल था वैसा आपका गोलमोल जवाब निकला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ चेहरे का, मेरा उससे संबंधित सवाल था। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए परिवर्तन कार्यकर्ताओं में क्या जोश भरता है, इसलिए भी दरकार रहती है? मैंने देखिए, सवाल जैसा होता है उत्तर हमेशा वैसा ही होता है और आपके सवाल का मैंने उत्तर दिया है। माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की ऊंचाइयां लगातार आगे बढ़ रहा है। मैंने अपने विभाग की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में हमने कहा है लोक निर्माण से लोक कल्याण, ये हमारी टैगलाइन है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर उनकी अनुमति से हमने तय किया और केवल एक विभाग नहीं, हर विभागों में यही स्थितियां हैं। तो विजय की ओर तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ विकास की नई नई ऊंचाइयों को मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम तय करने जा रहे हैं। आप महाकौशल से आते हैं, जबलपुर का विकास हुआ है, लेकिन इंदौर और भोपाल जैसे जो शहर हैं उससे कहीं ना कहीं पीछे है, उतना विकास नहीं हुआ। 20 सालों तक आप भी वहां रहे हैं, अब मां नर्मदा का आंचल है, लोग कहते हैं कि वो विकास की दरकार अभी भी आपका है। सवाल बहुत अच्छा है। जबलपुर को 20 वर्ष पहले तक अखबार और मीडिया बड़ा गांव कहा करते थे। आखिर क्यों? कांग्रेस की सरकारों ने महाकौशल को हमेशा दबाया कुचला, विकास की दृष्टि से कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन माननीय मोदी जी के आने का जो सुखद परिणाम है वो ये है कि आज जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के कारण नहीं, ये पहले ही आधे से ज़्यादा बन चुका है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड वहाँ पर बनने जा रही है, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क वहाँ पर बनने जा रहा है। 450 करोड़ का एयरपोर्ट बन के तैयार है। 460 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनने जा रही है। देश का दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होने वाला रोपवे वो वहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। आईटी पार्क वहाँ पर आ चुका है। ऐसे विकास की अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं वहाँ पर प्रारंभ हो चुकी हैं या प्रारंभ होने वाली हैं और इसलिए हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जबलपुर महानगर बन चुका है। राकेश सिंह साहब बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन बन गए नेता। एक बार मुझे किसी करीबी ने बताया कि आपके पिताजी ने आपको फटकार भी लगाई थी, तो अब मन लग रहा है पूरी तरीके से सियासत में? नहीं, स्वाभाविक है। जब मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं था, तो इसलिए उस समय 11th बोर्ड हुआ करती थी और 11th में मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन के साथ। तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें आसमान पर थीं कि डॉक्टर बनना है, लेकिन नियति ने कुछ और सोच के रखा था। कॉलेज में गए, छात्र राजनीति से शुरुआत हो गई और छात्र राजनीति से जब एक बार शुरुआत हुई तो आज इस रूप में मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो स्वाभाविक है डॉक्टर बन के लोगों का इलाज तो नहीं कर पाया। वो पिताजी की फटकार वाला, पिताजी ने उस समय पर थोड़ा नाराज़गी व्यक्त की थी और उस समय थोड़ा अलग तरह का वातावरण होता था। उभरते हुए छात्र नेताओं को रोकने के प्रयास होते थे। तो जहाँ मुझे 11th में 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थी, उन्हीं सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में मुझे सप्लीमेंट्री आई, वो छात्र राजनीति में आने के बाद। लेकिन वो गलत था। बाद में उसकी जब जांच पड़ताल हुई तो मुझे अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन पिताजी नाराज़ हुए। उन्होंने काफ़ी डांटा और उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाई में मैं मन लगाऊं, लेकिन मेरा मन जहां लगना था वहां लग चुका था। अब तो पॉलिटिक्स में पास हो गए राकेश जी। अब मैं तो नहीं जानता, जनता ये तय करती है, लेकिन कोशिश है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में केंद्र में दायरा हम बड़ा विकास की गाड़ी को तेज गति से आगे बढ़ाएं। सर, केंद्र में दायरा बढ़ा था कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश में दायरा बढ़ा? दिल्ली में दिल लगता था कि देश के दिल मध्य प्रदेश में दिल लग रहा है। 20 साल दिल्ली रहा हूँ और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी का मैं अकेला सांसद हूँ जिसकी हर चुनाव में लीड बढ़ी हो और चारों बार मैं लीड बढ़ाकर जीता हूँ। तो मुझे जनता ने भी आशीर्वाद दिया, नेतृत्व ने मुझे भरपूर दिया। 8 साल तक मैं पार्लियामेंट में चीफ व्हिप के दायित्व पर रहा हूँ। स्टैंडिंग कमेटी कोल स्टील माइंस का चेयरमैन 7 सालों तक रहा हूँ। ये अवसर लोगों को कम मिलते हैं, तो पार्टी ने बहुत दिया। जब जो काम पार्टी ने दिया है तब उसमें मेरा मन लगा है। पार्टी ने अभी ये काम मुझे दिया है
तो मैं और भी बेहतर उत्साह के साथ इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आपके करीबी बताते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वो नेता हैं जिन्होंने आंदोलन किए हैं। पहले आंदोलन ज़्यादा करने के चलते आपका नाम पड़ गया आंदोलन मैन, और आजकल सुना है सियासत के अलावा आप पुरानी जो इमारतें हैं, चाहे बावड़ियाँ हों या फिर मंदिर हैं जो खंडर नज़र आते हैं, तो उनके रंग रोगन में जुड़ जाते हैं। देखिए, आप एक समय था जब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जब तक कांग्रेस की सरकारें थीं तो मुझे बहुत आंदोलन करना पड़े। जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना 20 साल पिछड़ गई थी, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, बहुत सी परेशानियां थी, तो मैं लगातार आंदोलन करता था। जबलपुर कटनी के बीच में हल्ला बोल पदयात्रा भी मैंने की है, जल रक्षा यात्रा भी मैंने की है, पंचायत यात्रा भी मैंने की है, बैलगाड़ी यात्रा भी मैंने की है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन और जेल जाना उस दौरान लगातार हुआ है। लेकिन मैं प्रारंभ से मानता था कि राजनीति समाज सेवा का एक बड़ा माध्यम है, और ऐसे एक सामाजिक विषयों को लेकर जिन पर लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है, वहाँ हमारी भूमिका दिखना चाहिए। और इसलिए पानी के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में मैं लगातार काम करता रहा हूँ। 21 दिन की जल रक्षा यात्रा पहले मैंने 9 तापा के समय पर की थी। हर साल उस पर कुछ ना कुछ मैं काम करता था। फिर पिछले दिनों मुझे लगा कि जबलपुर में रानी दुर्गावती जी के समय की प्राचीन बावड़ियाँ थीं, तो मैंने उसको काम करने का, उसकी साफ़ सफाई करने का निर्णय किया। बहुत कठिन काम था। 40-40 फीट हाइट तक गंदगी से भरी हुई बावड़ियाँ थीं कि जिनमें गंदगी निकालते समय खड़े होना भी मुश्किल था। लेकिन जब मैंने वो निर्णय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का अवसर मिला, तो मैंने चर्चा में, वो जानते थे कि मैं पानी पे काम करता हूँ, उन्होंने बातचीत में जब मैंने विषय निकाला तो उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी, सलाह दी। मैं उस दिन जानकर हैरान था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जल के क्षेत्र में इतना गहरा अध्ययन है कि हम किसी एक्सपर्ट से भी वैसी उम्मीद नहीं कर सकते। और तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बावड़ी पे अगर काम करो तो उसका नाम जल मंदिर रखना। तो मैंने फिर 2 बावड़ियाँ वहाँ पर बनाई, और जब उसकी हम साफ सफाई कर रहे थे तब बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया, और वो आज जल मंदिर के रूप में विकसित हुई हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि उसको सबको देखना चाहिए। वो एक तरह की प्रेरणा है कि हम थोड़े से प्रयासों से किस तरह से पूर्वजों की विरासत को एक मंदिर के रूप में सामने ला सकते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा भी था, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए आपकी सराहना भी की थी। सर, अब कौन सा ऐसा काम है कि आने वाले 5 सालों में राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पर सड़कों से रिलेटेड या क्या विकास कार्य है, क्या विजन है 5 साल का, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हमने कई सारी योजनाएं बनाई, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी हम कर रहे हैं। अभी इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक बार इंजीनियर को बार बार ऑफिस आकर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। वो फील्ड पर रहकर ही सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर सकेगा, अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से। हम वो करने जा रहे हैं। उसमें जितने भी चलने वाले काम हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, उन सभी के निर्माण का प्रबंधन उसके माध्यम से हम बेहतर करेंगे। उसके अलावा हम रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। हर सड़क का जियो टैग डेटा होगा, और वो डेटा ऐसा होगा कि सड़क की क्वालिटी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, वो कब बनी थी, ये सारी जानकारियाँ एक साथ एक स्थान पर होंगी। 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों का डेटा हमारे पास अभी इकट्ठा हो चुका है। जल्दी ही उसको हम करने जा रहे हैं, पूरा होगा। इसको करने के बाद में किसी भी एक स्थान पर बैठकर किसी भी सड़क के बारे में योजना बनाई जा सकेगी। उसके अलावा पॉट होल रिपेयरिंग ऐप भी हम लेकर आ रहे हैं। अगर कहीं कोई सड़क खराब है, उसमें गड्ढा हो गया, कोई भी नागरिक उसका जियो टैग्ड फोटो लेकर उस ऐप पर डाल देगा, और वो जैसे ही उस पर डालेगा, वो संबंधित अधिकारी या उस क्षेत्र के अधिकारी के पास पहुंचेगा, और उसकी जिम्मेदारी होगी एक निश्चित समय अवधि के भीतर वो उसको ठीक करेगा, और वापस से ठीक किया हुआ फोटो वो उस ऐप पर डालेगा, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सरकार जिम्मेदारी के साथ उनकी बातों को सुन रही है, और जनता और विभाग यानी पीडब्ल्यूडी दोनों के बीच में बेहतर कम्युनिकेशन हो, जिम्मेदारी बेहतर हो, और दायित्व लोगों के तय हो सके। ये भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। ऐसे और भी कुछ नवाचार हैं जो आने वाले समय में हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय तक आपने काम किया। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों पीएम मोदी जबलपुर आए थे, और जबलपुर में कुछ व्यक्ति घायल हो गए। आपको बैक टू बैक उन्होंने फ़ोन किए।
अब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों एक विपक्षी नेता ने पीएम मोदी के परिवार को लेकर सवाल खड़ा किया था। प्रधानमंत्री का आपको बैक टू बैक कॉल करना और ये निर्देश देना कि तत्काल आप अस्पताल जाइए। देखिए, पता नहीं लोग क्या कहते हैं, लेकिन जितना मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखा और मुझे बहुत अवसर मिला है पार्लियामेंट में चीफ व्हिप रहते हुए, मुझे बहुत नज़दीक से उनका मार्गदर्शन लेने का, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मैंने कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत बातों पर चर्चा करते हुए नहीं देखा है। उनके जहन में हमेशा देश होता है, योजनाएं होती हैं, विकास होता है और कैसे जनता के साथ जनप्रतिनिधियों को जुड़ना चाहिए, कैसे अपनी जिम्मेदारी तय करना चाहिए, ये हमेशा होता है। जबलपुर में जो रोड शो हुआ था उसमें अधिक लोड हो गया और 2-1 मंच उसमें गिरे थे, लोग घायल हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी कि जितने लोग हैं सबके बारे में मुझे बताओ और तुम कितने लोगों के पास गए हो, अभी के अभी उन सभी के पास में तुम वापस जाओ और वापस से मुझे सूचना करो कि सबकी स्थिति क्या है। देखिए, ये वही कर सकता है जिसके मन में देश के लोगों के लिए परिवार का भाव हो। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के लोगों को जब संबोधित करते हैं तो मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित करते हैं और ये संवेदनशीलता बताती है कि वो दिखावा नहीं है, ये उनके भीतर से है। वो वास्तव में मानते हैं कि पूरा देश एक परिवार है और देश ये मानता है कि माननीय मोदी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की जनता के अभिभावक हैं। राकेश सिंह साहब, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस शंखनाद कार्यक्रम के सहभागी बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। हृदय की गहराइयों से जी परिवार को आभार और धन्यवाद। शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह साहब से। मध्य प्रदेश में सड़कें चमचमाती रहे, डेवलपमेंट के काम हो और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट बीजेपी जीतने जा रही है। एमपी के विकास से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया राकेश सिंह साहब ने। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा की तरफ। बहुत शुक्रिया प्रमोद और अजय, आप दोनों का ही तमाम बातचीत करने के लिए। मैं राकेश सिंह से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आप सर मंच पर बने रहिएगा और मैं इसी के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और हमारे मेहमान का सम्मान करिए। राकेश सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, जबलपुर से सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं राकेश सिंह और अब मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर कई बड़े काम करते नजर आ रहे हैं राकेश सिंह। इन्होंने हमारे साथ चर्चा की। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का ही। और चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे। बातचीत ये जो हमारी है ये इसी तरह से बातचीत का दौर जारी रहेगा। समाज में कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे वर्ग हैं जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों में समाज के उत्थान के लिए, समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ राजनीतिक दल के खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उन वर्गों को राजनीति का, राजनीतिज्ञों का कितना सहयोग मिल रहा है, इन तमाम विषयों पर जो हमारी बातचीत है, जो चर्चा है, वो इसी तरह से जारी है। अभी हमारे साथ जुड़े थे मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेता राकेश सिंह जी, जिनसे हमने कई विषयों पर बातचीत की। पीडब्ल्यूडी मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, इससे पहले जबलपुर के सांसद रह चुके थे। यानी कि ऊपर से हाईकमान से जो कमांड मिली राकेश सिंह उसको बेहतर ढंग से निभाते नजर आए और मध्य प्रदेश सरकार में अभी पीडब्ल्यूडी विभाग को संभाल रहे हैं राकेश सिंह, जिन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवालों का जवाब दिया है। तो हमने बातचीत की कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सिंह से, जबलपुर के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, जिनसे हमने चर्चा की।